चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इंडियन आर्मी और आतंकवादियों के बीच मंगलवार तड़के फिर से मुठभेड़ हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कई घंटे से एनकाउंटर जारी है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। अब तक मिली सूचना के अनुसार सेना ने कम से कम 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों आतंकियों में एक लश्कर का आतंकी था। फिलहाल इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना अब ड्रोन का भी सहारा ले रही है। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना और आतंकियों के बीच शोपिया के अलीशिपोरा में मुठभेड़ शुरू हुई और पुलिस ने बताया कि मारा गया आतंकवादी अबरार कश्मीरी पंडिया संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीते 26 फरवरी को कश्मीर के संजय शर्मा की हत्या कर दी गई थी। जब वे अपने पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे, उसी वक्त आतंकियों ने निशाना बनाया और हत्या कर दी। तो इजराइल को हमास के हमले से बचा पाने में खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरीके से नाकाम रही। अब पछतावे का आंसू बहाने की जगह वो एक्शन में है। हमास पर हमले बढ़ाने और अपने बंधक नागरिकों को छुड़ाने के लिए मोसाद ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मोसाद ने हमास के संपूर्ण विनाश के ऑपरेशन को नाम दिया है प्लान 5। देखिए रिपोर्ट। हमास के आतंकवादियों ने जिन इजरायली लोगों को बंधक बनाया है उसमें सिर्फ सैनिक नहीं, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। समस्या ये है कि एक तरफ तो हमास को नेस्तनाबूद करने तक इजरायल ने हमले करने का शपथ लिया है और दूसरी ओर समस्या ये है कि इजरायल के जिन लोगों को हमास ने अगवा किया है उन्हें सुरक्षित छुड़ाना है। लिहाजा मोसाद ने बहुत सोच विचार कर एक्शन प्लान तैयार किया है जो 2 लेवल पर काम करेगा। पहला, हमले की तादाद और बढ़ाई जाएगी और इसके लिए मोसाद की सलाह पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 लाख रिजर्व सैनिक बुलाए हैं। दूसरा, गाजा की पूरी तरह से नाकेबंदी का प्लान है। तीसरा, हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल ने प्लान 5 तैयार किया है। चौथा, खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा बलों ने बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए टीम तैयार की है। मोसाद के इस प्लान के एक्शन में आए बिना कयास लगाकर इसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। हम आपको आगे बताएंगे कि मोसाद इजरायल को हमले से बचा पाने में नाकाम रहा है, लेकिन ये मोसाद ही है जिसने दुनिया में खुफिया एजेंसियों के स्ट्रेंथ, उसकी तेजी का नया इतिहास लिखा है। लिहाजा ये मोसाद कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। $3 बिलियन के वार्षिक बजट और 7,000 अनुभवी कर्मचारियों के साथ मोसाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बाद दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है। मोसाद के कई विभाग हैं, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना की डिटेल किसी के पास नहीं है। मोसाद का विशाल जासूसी नेटवर्क उन्हें उग्रवादी नेताओं की गतिविधियों की जानकारी देता है। अपनी स्थापना के बाद मोसाद सरकार की जरूरतों के आधार पर खुफिया जानकारी जुटाती है। जानकारी जुटाने के लिए मोसाद कई तरीके इस्तेमाल करती है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे तरीके। मोसाद ने अन्य देशों से खुफिया संबंध भी विकसित किए हैं। मोसाद उन देशों के साथ गुप्त संबंध स्थापित करने में भी शामिल है जो खुले तौर पर इजरायल का साथ देने से बचते हैं। सामान्य तौर पर मोसाद विदेशों में यहूदी और इजरायली लोगों के खिलाफ आतंकी घटनाओं के खिलाफ युद्ध में महारत हासिल है। मोसाद ने उन देशों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो इजरायल के खिलाफ खतरा है। सवाल यह उठता है कि मोसाद के इतने बड़े जासूसी नेटवर्क के बावजूद कैसे हमास ने गाजा पट्टी में हजारों की संख्या में रॉकेट और मिसाइल इकट्ठा कर लिए और उससे हमला भी इजरायल पर कर दिया। आखिर इजरायल की अभेद लोहे की दीवार में छेद कैसे हमास की तरफ से कर दिया। आगे आपको मोसाद के कुछ बहुत बड़े और दुनिया को चौंका देने वाले ऑपरेशन की डिटेल भी दिखाएंगे, लेकिन यहां उस सवाल को बार बार समझना होगा कि हमले का पैमाना, जिस जटिलता के साथ इसे अंजाम दिया गया और इसके लिए जिस कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय और महीनों की योजना की जरूरत रही होगी, लेकिन इन महीनों में हमास के अटैक के प्लान की जानकारी जुटा पाने में मोसाद फेल हो गई। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का आकलन करने में विफल रही है। इसके बाद मोसाद ने जो ऑपरेशन अंजाम दिए हैं उसकी लिस्ट देखकर नहीं लगता कि अब की बार भी इजरायल को बचाने में मोसाद को फेल होना चाहिए था। नवंबर 2020 ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम के टॉप साइंटिस्ट ब्रिगेडियर जनरल मोहसेन फखरीजादे की हत्या कर दी गई।
हालांकि मोसाद ने इसकी खुलकर जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दुनिया के सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। 1976 ऑपरेशन थंडरबोल्ट, अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाया था। इस ऑपरेशन की दुनिया भर में चर्चा हुई। ये बात दीगर है कि अब की बार मोसाद फेल हो गई। 1972 रैथ ऑफ गॉड, म्यूनिख ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीन के आतंकियों ने इजरायल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। मोसाद ने 20 साल तक ऑपरेशन चलाया और एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा। इसलिए कहा जा रहा है कि हमास के हमले की भनक मोसाद जैसी जासूसी एजेंसी को कैसे नहीं लगी। मोसाद का एक और बड़ा और सफल ऑपरेशन देखिए। 1960 में रूसी MiG-21 को इजरायल लाना। 1960 मोसाद ने अर्जेंटीना में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एक्मैन को गुपचुप तरीके से अपहरण करके इजरायल ले आए। बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। मोसाद ने अपने शुरुआती दिनों में आसान देशों से यहूदियों को इजरायल में लाने का काम किया। इथियोपिया से हजारों की संख्या में यहूदियों को इजरायल लाया गया, लेकिन अब मोसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बंधक बनाए गए 130 इजरायली नागरिकों को हमास के चंगुल से छुड़ाए। मोसाद एक्शन में है और अपनी भूल सुधारने के लिए उसके टॉप एजेंट सुपर एक्टिव मोड में है। जबरदस्त टैलेंट, उन्नत तकनीक और लगातार बदलता क्षेत्र। एक ऐसी खुफिया प्रणाली जिसके कुछ हजार लड़ाकों से बने आतंकवादी संगठन के खिलाफ विफल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ, लिहाजा अब बारी मोसाद की है। तो एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है। बर्क ने राम जन्मभूमि के फैसले में नाइंसाफी का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि मस्जिदें छीनने की कोशिशें हो रही हैं। राम जन्मभूमि के फैसले में नाइंसाफी हुई है कि इबादतगाहों से छेड़छाड़ ठीक नहीं है। इबादतगाह ऐसी चीज है, वो किसी भी मतलब धर्म की हो, उसमें कोई दखल देना या उसमें छेड़छाड़ करना मुनासिब नहीं होता है, और ना हम करते हैं, ना इस्लाम इस बात को इजाजत देता है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे साथ नाइंसाफियां आज भी हो रही हैं, खास तौर से मस्जिदों को छेड़ा जा रहा है और उनको मतलब ये मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि बाबरी मस्जिद में हुआ और आप ज्ञानवापी में और इधर उधर सब में इसकी इंक्वायरियां जांचें भी हो रही हैं, लेकिन ये बातें मुनासिब नहीं है। तो सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए 11 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे बंद किए जाएंगे। हर साल हेमकुंड साहिब के कपाट मई महीने में खुलते हैं और यात्रा अक्टूबर तक चलती है। वहीं इस साल अभी तक 1,84,000 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक का मानना है कि कपाट बंद होने के मौके पर 2500 से 3,000 श्रद्धालु मौजूद रह सकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अयोध्या में होने वाले इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दीपोत्सव में राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे और 21 लाख से अधिक दीपक एक साथ जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए 25,000 वॉलंटियर्स होंगे। वहीं लेजर शो और ड्रोन शो के जरिए श्री राम के जीवन चरित्र के प्रदर्शन की व्यवस्था अयोध्या प्रशासन और पर्यटन विभाग अधिकारी करेंगे। तो भारतीय तीर अंदाजी संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने एशियाई गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाली तीर अंदाजी टीम को सम्मानित किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा, ये उपलब्धि बहुत बड़ी और ऐतिहासिक है। वास्तविक रूप से हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं देशवासी के आर्चरी में लक्ष्य के साथ जीत हासिल करने का जो उपलब्धि है, ये वास्तविक रूप से हमारे बहुत बड़े ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताते हुए नई उपलब्धियों के साथ जुड़ रही है। खेलो इंडिया का नारा था
उससे कितना फायदा मिला है। प्रधानमंत्री की जो कोशिश है खेल के क्षेत्र में भारत आगे बढ़े, और आप जब से आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, किस तरह से आपने काम किया है जिससे ये सफलता? देखिए, इन वर्षों में अगर देखें तो आर्चरी में इतने मेडल लिए और हमारे खिलाड़ियों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्मेंस होगा। सांसद देवजी पटेल को बीजेपी ने सांचौर से टिकट दिया है और प्रत्याशी बनने के बाद देवजी पटेल ने न्यूज 18 से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मिलने के बाद में पहली बार सांसद देवजी पटेल सांचौर आए हैं, जहां पे आपका स्वागत भी जोरदार तरीके से हुआ है। यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को आ रहा है। हम बात करेंगे सांसद देवजी पटेल से, आपसे जानेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ के समीकरण है सांचौर में, दानाराम जी और जीवाराम जी जो है उनको उनके खेमे में भी जैसे मायूसी है और ऐसी सूचना आ रही है कि वहाँ पे भी कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण हो रहा है। कैसे आप फेस करेंगे यहाँ के हालातों को और कैसे आप भाजपा की झोली में ये सीट डालेंगे? मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सम्मान्य जेपी नड्डा साहब और अमित शाह साहब और प्रदेश नेतृत्व को, जिन्होंने ये विश्वास जताया और यहाँ से प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के रूप में मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की जनता को, जिन्होंने अभी इतने प्रेम से स्वागत किया, और इन्होंने यहाँ की जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है उस सरकार से जो त्रस्त है, उस त्रस्त होके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने का संकल्प। प्रधानमंत्री तो चुनाव प्रचार में लग गए हैं, व्यस्त है, उनके मन में सिर्फ चुनाव है। उन्होंने बस एक ट्वीट कर दिया, लगता है वहीं पर अपनी जिम्मेवारी खत्म कर दी उन्होंने। तो इसीलिए आज सिक्किम के लोग आज नाराज हैं, उदास है, मायूस है और मदद की अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्थिति में सिर्फ नेशनल जो हमारे फोर्सेस हैं, पर्सनल है, ट्रेन पर्सनल है, डॉक्टर हैं, उनकी जरूरत आज जमीन पर है, क्योंकि पहाड़ी इलाका में लोगों के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। एक इमरजेंसी ऑपरेशन आज केंद्र सरकार के तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन इमरजेंसी ऑपरेशन तभी होता अगर सरकार तत्परता दिखाती, प्राथमिकता दिखाती। तो यही हम बार बार देख रहे हैं कि एक एक प्रदेश के बाद जब भी उत्तर पूर्वांचल में कोई लोगों में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी गायब हो जाते हैं। जब चुनाव आएंगे तो सब जगह दिखाएंगे, लेकिन जब लोगों को जरूरत है मदद की तब ना प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, ना गृह मंत्री दिखाई देते। तो हमारा तो ये हमारी मांग है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करे, इमरजेंसी के तरीके से इसको देखा जाए, कोने कोने तक आर्मी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जहां पे एयर ड्रॉप करना पड़े एयर ड्रॉप करे लोगों को। इस प्रकार की एक तत्परता दिखाई जो हमने जब सिक्किम में अर्थक्वेक आया था 2011-12 में, तब हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने अपने पूरा देश एकजुट हो गया था जब भूमिकंप हुआ था 2011-12 में, तो सिक्किम के लोगों को मदद करने के लिए। आज यही हम चाहते हैं इस संवाद वेल के द्वारा। तो अभी आप सुन रहे थे गौरव गोगोई की, जो कि बीजेपी पर जमकर तंज कसते हुए नजर आए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर राजस्थान की सियासी जंग फतह करना चाहती है। इसकी पहली झलक उनकी पहली लिस्ट में साफ दिखाई पड़ती है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का विश्लेषण करती है हमारी ये रिपोर्ट, देखिए। बीजेपी ने राजस्थान का रण जीतने के लिए हर एक सीट पर पुख्ता प्लानिंग की है। ये बात उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में साफ दिखाई देती है।
प्लानिंग का आलम यह है कि पार्टी ने सांसदों और पूर्व सांसदों तक को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने के साथ हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं और कभी पार्टी के खिलाफ परचम बुलंद करने वालों को भी मौका दिया है। पहली लिस्ट में एक सीट को छोड़कर सभी वो सीटें शामिल हैं जिन पर पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए पहले 41 में से 29 टिकट नए चेहरों को दिए हैं। फिलहाल 7 वर्तमान और 2 पूर्व सांसदों वाली इस पहली सूची में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। 41 की सूची में 23 का गणित। पहली सूची के 41 नामों में 9 सांसद, 7 वर्तमान और 2 पूर्व सांसद। 29 सीटों पर नए चेहरों को मिला है मौका। पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। 11 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको दोबारा टिकट मिला है। पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। जाहिर है कि इसकी वजह उनकी जीत के प्रति पार्टी का आश्वस्त होना ही है। दोबारा मिला मौका। भादरा से संजीव बेनीवाल, लालसोट से रामविलास मीणा, बावनवास से राजेंद्र मीणा, बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग, खिरवाड़ा से नानालाल आहारी, सांगवाड़ा से शंकर डेचा, 84 से सुशील कटारा, कुशलगढ़ से भीमाभाई डामोर, उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी, दूदू से प्रेमचंद बैरवा। बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना अहम है और वो इसमें जीत के लिए कितना तत्पर है, इसका अंदाजा इस बात से ही पता चलता है कि पार्टी ने आज ऐसे नेताओं को भी पहली सूची में शामिल किया है जिन्होंने कभी किसी और इलेक्शन सिंबल पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस तरफ फतेहपुर सीट की बात करें तो यहां अभी हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले एक कोचिंग संचालक श्रवण चौधरी को टिकट मिला है। पार्टी में शामिल हुए पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा को बस्सी से टिकट दिया गया है। 8 पुराने बागियों पर भी भरोसा। जयदेव बिहाड़ी, बबलू चौधरी, विक्रम सिंह जाखल, देवी सिंह शेखावत, उदयलाल भडारा, लादूलाल पितलिया, सुभाष मेहरिया, हंसराज पटेल। अभी अभी आए, अभी मिला टिकट। कोचिंग संचालक श्रवण चौधरी को फतेहपुर से टिकट, पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा को बस्सी से टिकट। पहली लिस्ट में 4 महिला प्रत्याशी। सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, बागीदौरा से कृष्णा कटारा, हिंडौल से राजकुमारी जाटव। संसद छोड़ विधानसभा की तैयारी। सांसद नरेंद्र कुमार मंडावा से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा से, दिया कुमारी विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ तिजारा से, भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से, देवजी पटेल को सांचौर से, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से, पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया लक्ष्मणगढ़ से, पूर्व सांसद बहादुर सिंह कौलीवैर से। बीजेपी ने पहली लिस्ट में जातीय समीकरण भी साधने की पूरी कोशिश की है जिससे 2023 में जीत की राह आसान हो सके। पहली सूची के 41 उम्मीदवारों में 2 वैश्य, 8 जाट, 2 ब्राह्मण, 4 राजपूत, 1 कुमावत, 4 गुर्जर, 6 एससी, 11 एसटी, 1 यादव, 1 माली और 1 कलवी जाति से हैं। पहली सूची में जातीय समीकरण 2 वैश्य, 8 जाट, 2 ब्राह्मण, 4 राजपूत, 1 कुमावत, 4 गुर्जर, 6 एससी, 11 एसटी, 1 यादव, 1 माली और 1 कलवी जाति के प्रत्याशी। इस लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया समेत कई बड़े नाम इसमें शामिल नहीं हैं।
हालांकि ये अभी पहली लिस्ट है और आगे जारी होने वाली सूचियों में उनका नाम दिखाई दे सकता है। बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ इन 41 सीटों को साधने की कोशिश की है। पार्टी नए चेहरों के जरिए वो सीटें भी अपने पाले में डालना चाहती है जिन पर उन्हें पिछले चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ा था। कुल मिलाकर देखें तो विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची इस बार की विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की संजीदगी का नमूना पेश कर रही है। आने वाली सूचियों से पार्टी की ये संजीदगी और रणनीति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो बीजेपी की पहली सूची के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही सर्वोपरि है, उम्मीदवार प्रतीक के रूप में होता है। मैंने फिर से कहा कि हमारे यहाँ कमल का फूल चुनाव सर्वोपरि वही है, प्रतीक के रूप में उम्मीदवार होता है। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता और जनता के मन में एक विश्वास है, आदरणीय मोदी जी का ध्येय वाक्य हमें राजस्थान में कमल उठाना है और लोगों में यही विश्वास है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, समृद्धि आएगी, युवा किसान महिला के चेहरे पर खुशी आएगी। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। तो सीएम गहलोत ने बीजेपी की लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि सांसदों को उतारकर पहले ही उन्होंने हार मान ली है। क्या कुछ कहा, सुनिए। उनके बारे में हम कमेंट नहीं करते, अच्छी बात है, क्योंकि वो उनका अंदरूनी मामला है। तो इतना मैं मान सकता हूँ कि अगर 7 MP उतारे हैं तो इन्होंने हार पहले स्वीकार कर ली है। क्योंकि आप बताइए, 7 मेंबर पार्लियामेंट इतिहास के अंदर किसी राज्य में नहीं उतारे गए होंगे। राजधानी सरकार गिरा नहीं पाए लोग, वो दर्द ऐसा इनके कोने में छिपा हुआ है, बार बार वो दर्द बाहर निकलता है। मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या गजेंद्र शेखावत हो, या जफर इस्लाम का नाम था एक और नौजवान का, जो भी थे, इनके दिल में एक कोने में दर्द ऐसा छिपा हुआ है, नहीं चाहते हुए भी वो दर्द बाहर निकलता बार बार, और इनको तंग करता है, वो हमें तंग करते हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता का पालन करवाने के लिए चुनाव आयोग तैयारियों में जुट चुका है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर रोक लग चुकी है। शहर में लगे बैनर, होर्डिंगों और पोस्टर्स को हटा दिया गया है। राजधानी जयपुर में लगे सरकारी विज्ञापनों को नगर निगम प्रशासन ने हटा दिया है। तो वहीं प्रदेश के मंत्री और बोर्ड अध्यक्षों को मिले सरकारी वाहन स्टेट मोटर गैराज में जमा होने लगे हैं। प्रदेश के सभी मंत्रियों ने अपने वाहन जमा करवा दिए हैं। आचार संहिता के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि अब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अपने निजी प्रचार में नहीं किया जा सकेगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की समन्वय समिति की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान यूनिट पूरी तरीके से तैयार है और अभी हम जोधपुर की बैठक ले रहे हैं तीनों जिलों की।